Hey guys, welcome one and all. I am Rag. On behalf of the online study platform English Plus, welcome one and all. Dear parent, we have started a free test batch or practice batch for English literature, TGT, PGT and NET English. Dear parent, डेली मॉर्निंग और इवनिंग में 8 AM एंड 8 PM पर हम टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या उसी का एक्सप्लेनेशन है. सो ज्वाइन आवर टेस्ट एंड फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन. पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Who defines poetry in these words? देखिए, जब हम पोएट्री की डिफिनीशन पढ़ते हैं तो कुछ लाइन्स को तो हमको रिमेंबर हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट वन. पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म के बारे में मैक्सिमम रूप से या तो एर्नोल्ड ने लिखा हुआ है या तो T.S. एलियट ने लिखा हुआ है. तो विशेष रूप से हम नाम किसका मानेंगे? एर्नोल्ड का. तो पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म. ये लाइन किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की है. मैथ्यू अर्नाल्ड कौन थे? मैथ्यू अर्नाल्ड विक्टोरियन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को लेल्हम में हुआ था. और ये चूंकि विक्टोरियन एज में थे तो विक्टोरियन एज का एक पीरियड है. विक्टोरियन एज का जो पीरियड दिया गया है ये 1837 टू 1901 में था, क्योंकि जब तक क्वीन विक्टोरिया राज में थी, रीन में थी, तब तक ये समय माना जाता है. याद रखिएगा कि मैथ्यू अर्नाल्ड को प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड नियुक्त किया गया था. मैथ्यू अर्नाल्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर प्रोफेसर ऑफ पोएट्री नियुक्त किया गया था. वहाँ पर इन्होंने 3 फेमस क्रिटिकल वर्क्स लिखे हुए थे. उसमें पहला वर्क है ट्रांसलेटिंग होमर, मीन्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, 1861 में आया हुआ था. द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 में आया हुआ था. और एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 में आया हुआ था. इसमें याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया था कि एसेज इन क्रिटिसिज्म, इसके 2 एडिशन आए हुए थे. पहला एडिशन आया हुआ था 1865 में और सेकंड वाला एडिशन जो आया था 1888 में आया हुआ था. क्यों मैं बता रहा हूँ इसको याद रखने के लिए? क्योंकि अभी जो आप पढ़ेंगे एसेज इन क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, उसका सेकंड वाला एडिशन पढ़ेंगे, दैट इज प्रीफेस. उसी में ही एक पार्ट होता है स्टडी ऑफ पोएट्री. तो स्टडी ऑफ पोएट्री जो आई हुई था वह इनके सेकंड पार्ट में ही आया हुआ था. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर. हु कॉल्स पोएट्री a speaking picture with the aim to teach and delight. ये एरिस्टोटल के बारे में आता है. अरस्तु जी हैं. एरिस्टोटल की डिफिनीशन है कि स्पीकिंग पिक्चर विद द एम टू टीच एंड डिलाइट. याद रखिएगा एरिस्टोटल जो है ये 384 BC में स्टेगिया मैसेडोनिया में है, वहाँ पर जन्मे हुए थे. इनके पिता जो निकोमैकस जो थे ये कोर्ट फिजिशियन थे किंग एमेंटॉस के. किंग एमेंटॉस का जो ग्रैंडसन था जिसका नाम अलेक्जेंडर था, उसी के ट्यूटर कौन हुए थे? एरिस्टोटल हुए थे. हाँ, इसी के साथ में सर फिलिप सिडनी का भी नाम आपको मिलेगा कन्फ्यूजन के लिए. यहाँ पर सिडनी का नाम नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? एरिस्टोटल का नाम लिखेंगे. एक बात और ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल ने जो भी वर्क लिखा हुआ है उसमें से एक बहुत ही फेमस वर्क है, दैट इज पोएटिक्स. याद रखिए पोएटिक्स में 5 सेक्शन हैं और 26 चैप्टर हैं. अरिस्टोटल की लिखी हुई पोएटिक्स में 5 सेक्शन एंड 26 चैप्टर दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इज ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. हु डिफाइंस पोएट्री इन दीज वर्ड्स? कौन करता? सबको मालूम है, ये वर्ड्सवर्थ की डिफिनीशन है. वर्ड्सवर्थ जो 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में जन्मे हुए थे. इनमें 2 नाम तो साथ जरूर याद होगा आपको. एक मैरी हचिंसन का नाम, whom he was married, एंड एनेट वेलन. एनेट वेलन जब ये फ्रांस में गए थे उनका वहाँ पर अफेयर हुआ था, दैट वाज एनेट वेलन. इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में भी ध्यान रखिएगा. फर्स्ट वन वाज लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड 1798 में आया हुआ था. ये इसका फर्स्ट एडिशन था और फर्स्ट एडिशन में टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की थी, जबकि 4 किसकी थी? कॉलरिज की थी. लेकिन इसके बाद जो इसका प्रीफेस आता है, सेकंड एडिशन भी आता है, दैट वाज द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. ये 1800 में आता है. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो है वो 1800 में आता है, जिसमें उन्होंने थियरी ऑफ पोएट्री एंड
पोएटिक डिक्शन को दिया हुआ था। लेकिन एक डाउट और हो जाता है कि सर अगर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 में आया हुआ था तो 1802 में क्या आया हुआ था? तो 1802 में जो है वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है उसी का एनलार्ज एडिशन आया हुआ था। उसी में थोड़ा और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? उसमें से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ का जो आया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 में आया था। 2 ईयर के बाद में क्या आया था इनका? अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन जो आया हुआ था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के एनलार्ज एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेज पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग एंड मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। देखिएगा ये डिफिनेशन दी है सर फिलिप सिडनी का दिया गया है। सर फिलिप सिडनी जो है एलिजाबेथन एज के हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस वर्क आई है जिसको बोलते हैं आर्केडिया। आर्केडिया क्या था? एक पेस्टोरल रोमांस भी था। इनका एक दूसरा भी वर्क आया हुआ था द एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइजी। द एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइजी ये 1595 में पब्लिश हुआ था। क्यों उन्होंने लिखा हुआ था भाई डिफेंस ऑफ पोइजी? क्यों लिखा इन्होंने? उनको पोइजी लिखना चाहिए ना, डिफेंस ऑफ पोइजी क्यों लिखा था? क्यों? क्योंकि स्टीफन गॉसन थे। स्टीफन गॉसन का एक वर्क आया था द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्टीफन गॉसन का वर्क आया था द स्कूल ऑफ एब्यूज। तो द स्कूल ऑफ एब्यूज में उन्होंने पोएट्री को बताया नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है, तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने डिफेंस में एक वर्क लिखा जिसको बोलते हैं द डिफेंस ऑफ पोएट्री। उसी में उन्होंने लिखा हुआ था पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स एंड द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑफ मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। फिफ्थ, हु denounced poets as acknowledged legislators of the world। किसने कहा था इनको? हाँ एक चीज और याद रखिएगा, याद आ गया, सिडनी का ही एक आया था स्टोफल एंड स्टेला। स्टोफल एंड स्टेला क्या था? उन्होंने लेडी पेनलोप डेवरॉक्स के बारे में लिखा हुआ था, उसका जो थीम विशेष है। क्वेश्चन नंबर 5, हु denounced poets as acknowledged legislators of the world। ये किसका है? सभी जानते हैं शैली का है। शैली कब है? 1792 टू 1822। 1792 टू 1822 ये शैली का है। अगर शैली के बारे में आपको याद रखना है, कुछ इनकी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे ओ टू द वेस्ट विंड, क्वीन मैब, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हेलास, द विच ऑफ एटलस, एलास्टर को बोल सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816 में आया हुआ था, प्रोमेथीज अनबाउंड 18 से 1820 के बीच में आया हुआ था, जो एक तरह से लिरिकल ड्रामा है। तो यहाँ क्या हो गया? एज एक्नॉलेज लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड किसने कहा था? शैली ने कहा हुआ था। इनका भी याद रखिएगा, शैली किस एज से थे? शैली रोमांटिसिज्म से थे, रोमांटिक एज से थे। तो रोमांटिक एज के बारे में कुछ डिफिनेशन दी गई हैं। जैसे वाल्टर पेटर ने लिखा हुआ है कि रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ स्टेंजनेस टू ब्यूटी। वाल्टर पेटर ने कहा था कि रोमांटिसिज्म क्या है? एडिशन ऑफ स्टेंजनेस टू ब्यूटी है। वार्ड स्टंटन ने बोल दिया था इट इज द रेनेस ऑफ वंडर है। क्या है यह? रेनेस ऑफ वंडर है। गेटे ने कहा हुआ था रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। रोमांटिसिज्म क्या है? डिजीज है, और क्लासिसिज्म क्या है? हेल्थ है। इसी के बीच में कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। एक और डिफिनेशन आई हुई थी शैली का कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मूवमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। अच्छा, इन्होंने लिखा क्यों हुआ था भाई? अगर क्यों ऐसा क्या था शैली का? अगर शैली ने कुछ लिखा हुआ था डिफेंस ऑफ पोएट्री या कोई वर्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा कि थॉमस लव पिकाक का एक आर्टिकल आया हुआ था। थॉमस लव पिकाक का एक आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल का नाम था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। थॉमस लव पिकाक का जो आर्टिकल आया था क्या था? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। उसी के रिस्पॉन्स में शैली ने लिखा हुआ था, उस पर बेस किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिनाउंस पोएट्स एज फादर्स ऑफ लाइज। फादर्स ऑफ लाइज किसको कहते हैं? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ये किया गया है गॉसन के द्वारा, दिया गया है स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन एलिजाबेथन ए से बिलोंग करते हैं। इनकी एक वर्क आई हुई थी, अभी मैंने इसके पहले बता दिया है, द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्कूल ऑफ एब्यूज कब आई हुई थी? स्टीफन गॉसन की स्कूल ऑफ एब्यूज कब आई हुई थी? ये आई हुई थी 1579 में।
तो 1579 में जो आई थी वर्क स्कूल ऑफ एब्यूज, स्कूल ऑफ एब्यूज में उन्होंने क्या कहा था, जितने भी पोएट्स होते हैं दे आर द फादर्स ऑफ लाइज, वो क्या है, फादर्स ऑफ लाइज हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि दे आर द कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। दो स्पेशल फ्रेज इन्होंने यूज किया, फादर्स ऑफ लाई एंड सेकेंड हो गया कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। किसने कहा था, स्टीफन गॉसन ने कहा था। किस एज के थे, एलिजाबेथन एज के थे। कौन सी बुक थी, द स्कूल ऑफ एब्यूज। कब आई थी, 1579 में आई हुई थी। इसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा हुआ था, थोड़ा आप याद रखिएगा। जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग बैकअप भी करेंगे। नेक्स्ट वन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूज। मैंने अभी आपको बताया स्कूल द ऑथर कौन सा है, स्कूल ऑफ एब्यूज का ऑथर कौन है, स्टीफन गॉसन है। स्टीफन गॉसन कब आई हुई थी, 1579 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट पोएट्स, पाइपर, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल देम कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। देखिए वर्ड आ गया फिर दोबारा, कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ किसको कहा गया है, पोएट्स कहा। किसने कहा हुआ है, स्टीफन गॉसन ने कहा हुआ है। किस बुक में, द स्कूल ऑफ एब्यूज में। किस एज के थे, एलिजाबेथन एज के। कौन कौन से वर्ड यूज किए थे, फादर्स ऑफ लाइज एंड कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे, हो गया आपका, हु इज द ऑथर ऑफ स्कूल ऑफ एब्यूज, ये है स्टीफन गॉसन है। हु पुट पोएट्स, पाइपर कंप्लीट हो गया। द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव। हुज ऑब्जर्वेशन इज दिस। देखिए ये ऑब्जर्वेशन किसका दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया मैथ्यू आर्नल्ड का है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी दोबारा इवन के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रीक्स कॉल्ड देयर पोएट वेट्स। देखिए वेट्स का मतलब क्या है, सभी लोग को मालूम है वेट्स का मतलब क्या होता है, क्रिएटर होता है। तो वेट्स का मतलब क्या, ग्रीक लोगों ने वेट्स का मतलब निकाला, क्रिएटर निकाला था। वर्स इन ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉस्ट टू पोएट्री। वर्स क्या है, केवल एक तरह से ऑर्नामेंट, आभूषण है और कुछ भी नहीं होता है। ये किसने कहा हुआ था, ये कहानी कही गई थी सिडनी के द्वारा। किसने कहा था इसको, सिडनी ने कहा था। किसमें कहा हुआ था, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा कि एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री किस ईयर में पब्लिश हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था, याद रखिएगा। पोएट्री इज नॉट अ फार्मूला विच 1000 फ्लैपर्स एंड हॉवर्ड बॉयज आर टू बी एबल टू मास्टर इन अ वीक विदाउट एनी ट्रेनिंग। हुज व्यूज इज दिस। यह किसका व्यूज दिया गया है, ये व्यूज जो है एडमंड गोस का दिया है। एडमंड गोस ने अपना व्यूज दिया हुआ था। याद रखिएगा इनकी लाइन को टीएस एलियट ने भी द सेक्रेड वुड में कोट किया हुआ है। टीएस एलियट ने, उनका एक वर्क आया हुआ था द सेक्रेड वुड, तो सेक्रेड वुड में उन्होंने इनकी लाइन को कोट भी किया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा वहां भी मुझको नाम मिला था इनका। पोएट्री इन जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन and poetry is connotative with the origin of man who hold this view। ये व्यू किसकी है, सिंपल तरीका है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में, शैली के बारे में। शैली का वर्क आया था, डिफेंस ऑफ पोएट्री आया हुआ था। डिफेंस ऑफ पोएट्री क्यों आया हुआ था, बता दी ध्यान से। डिफेंस ऑफ पोएट्री मैंने इसके पहले अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था आपको। डिफेंस ऑफ पोएट्री क्यों लिखा शैली ने, क्योंकि उस समय टॉमस लव पिकॉक ने जो एक वर्क लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, तो 4 एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में शैली ने कौन सा वर्क लिखा हुआ था, डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो डिफेंस ऑफ पोएट्री किसने लिखा था, शैली ने लिखा था, उसी की लाइन दी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ इलियाड। इलियाड का ऑथर कौन है, होमर है, सभी लोग जानते हैं। इसके ऑथर कौन होंगे, इलियाड के ऑथर कौन हो गए, होमर हो गए। याद रखिएगा इलियाड में कुल कितने बुक्स हैं, 24 बुक्स हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक तरह से और भी है, इलियाड का जो हीरो है वो कौन है, वो है एक्लीज है। देखिए 2 वर्क इनके बहुत फेमस हैं, एक इलियाड है, दूसरा आपका ओडिसी है। दोनों में 24 बुक्स हैं, इलियाड और ओडिसी दोनों में 24 बुक्स है, दोनों बहुत ही फेमस है। इलियाड का जो हीरो है वो एक्लीज है, जिसके पैर में लग जाता है तीर लग जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से मतलब एक तरह से उसकी कमजोरी थी, पैर में जो नीचे वाला भाग होता है, एंकल, टखना क्या बोलेंगे आप उसको, वहां पर हील बोलते हैं उसको, हील पर तीर लगने से वो मर जाता है। तो इलियाड का हीरो कौन था, एक्लीज था। कितने बुक्स में है, 24 बुक्स में है। किसने लिखा है, होमर ने लिखा हुआ है। किस कहानी बेस्ड है, ये कहानी जो है वो ट्रोजन वार है। ट्रोजन वार लगभग 9 साल पूरा हो चुका है, 10वां साल चल रहा है, अभी लास्ट वीक
आ फ्यू वीक्स बचे हुए हैं, लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई हो भी रही होती है, जिसमें वार ऑफ ट्रॉय जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसी में क्या होता है, एक्लीज भी पार्टिसिपेट करता है। एक्लीज किसको, एक्लीज लेकिन होता क्या है, जो ट्रोजन प्रिंस पारिस है जो ट्रोजन राजकुमार है पारिस है, वो उसके हील पे तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। इसमें एक याद रखिएगा, एक व्यक्ति दूसरे का नाम है हेक्टर है, और हेक्टर भी लास्ट में मर जाता है। लास्ट जब कहानी पूरी होती है उसकी डेथ हो जाती है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियाड, इलियाड में कुल कितने बुक्स हैं, मैंने पहले कह दिया 24 बुक्स हैं। विच आर द फॉलोइंग एपिक है 24 बुक्स, 24 बुक्स इसमें है, देखिए इलियाड और ओडिसी दोनों में 24 बुक्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ओडिसी का जो मेन कैरेक्टर दैट इज प्रोटागोनिस्ट, ये आपका हो जाएगा ओडिसियस, जबकि इलियाड क्या हो जाएगा, एक्लीस हो जाएगा। अच्छा, ओडिसी कितने बुक में, 24 में है, इलियाड कितने 24 में है। नेक्स्ट वन इज मॉर्ड डी अर्थर, मॉर्ड डी अर्थर टॉमस मेलोरी का दिया गया है, इसमें 21 बुक्स हैं, कितने हैं 21 बुक हैं एंड 507 चैप्टर हैं। जेरूसलम डिलीवर्ड, जेरूसलम डिलीवर्ड जो है टैसो का है, TASSO टैसो का है, इसमें 20 कैंटोज हैं। जेरूसलम डिलीवर्ड जो है ये टैसो का है, इसमें 20 कैंटोज हैं। और डिवाइन कॉमेडी जो दिया गया, देखो ये क्वेश्चन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता डिवाइन कॉमेडी के बारे में, क्योंकि जिस समय मैं नेट में पार्टिसिपेट किया था, इवन दो मैं नेट पास भी क्वालिफाई भी हूँ, नेट JRF हूँ, तो उसमें जब मैं नेट क्वालिफाई हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं देख के तुम्हें मार दिया था। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी में कुल कितने बुक्स हैं, देयर आर ओनली 3 बुक्स, 3। हु इज द हीरो ऑफ द होमर्स इलियाड, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बता देता हूँ सभी के बारे में। देखिए हीरो कौन सा है, एक्लीज है। ओडिसियस कौन सा है, ओडिसी का हीरो दिया गया है। अच्छा, एटलस कौन है, ये एटलस जो है ये प्रोमेथियस का ब्रदर है, आप पढ़ेंगे अभी ध्यान से, नेट पर पढ़िएगा। एटलस कौन है, ये प्रोमेथियस का ब्रदर है, और जो ज्यूज के खिलाफ लड़ता है, ज्यूज मीन्स गॉड है, जो देवताओं के राजा हैं, किंग ऑफ गॉड्स जो हैं ज्यूज हैं, उनके खिलाफ लड़ता है। और एक फर्स्ट नेम बचा हुआ हरकुलिस, हरकुलिस कौन है, ये किंग ऑफ गॉड जो ज्यूज हैं उन्हीं का लड़का है। देखिएगा हरकुलिस एंड एटलस दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टी में है। हरकुलिस कौन है, ये किंग ऑफ गॉड दैट इज ज्यूस उनका लड़का है, जबकि एटलस उनके खिलाफ लड़ता है। स्पेंसर फेरी क्वीन हैज बुक्स, स्पेंसर की फेरी क्वीन में कितने बुक्स हैं, टोटल 6 बुक्स हैं, सभी लोग को मालूम होता है। याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि 26 बुक तो हैं, लेकिन जब फेरी क्वीन को ओरिजिनली प्लान किया गया था तो उसमें 24 बुक बनाने का एक प्रयास था, लेकिन कितने कंप्लीट हुए, केवल 6 बुक्स ही कंप्लीट हो पाए थे। अगर स्पेंसर जी का नाम आया हुआ 2-3 नाम है और ध्यान रखते हैं, जैसे एमोरेट्टी, एमोरेट्टी क्या है, एमोरेट्टी एक सोनेट सीक्वेंस है, उन्होंने लिखा हुआ है जो एलिजाबेथ के बारे में लिखा था। अच्छा, एलिजाबेथ कौन था, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ याद रखिएगा, शी वाज एन आयरिश गर्ल हुम ही लव्ड। एलिजाबेथ एक आयरिश गर्ल थी जिनको वो प्रेम करते थे। ये मत सोचना ये क्वीन एलिजाबेथ ही थी, वो नहीं, वो क्वीन एलिजाबेथ नहीं थी, बल्कि कौन थी वो, एलिजाबेथ, शी वाज एन आयरिश गर्ल। और उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में उसी को उन्होंने फेरी क्वीन में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसी के नेम को, सेम नेम को ही। याद रखिएगा 1594 में जब इनका मैरिज होता है तो 1594 में अपने मैरिज के बाद इन्होंने लिखा हुआ था इफ्थेल्मियन, इफ्थेल्मियन लिखा हुआ था। और 1595 ठीक उसी एक साल बाद में इन्होंने लिखा था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सॉरी एस्ट्रोफेल लिखा हुआ था। ये किसकी डेथ पर था, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा हुआ था इन्होंने। नेक्स्ट 19 नंबर, हु रोड द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड एमोरेट्टी। देखिए याद आ गया आपको, एमोरेट्टी किसने लिखा हुआ था, मैंने भी पहले बताया था। एमोरेट्टी किसने लिखा हुआ था, स्पेंसर ने। किस पे लिखा हुआ था, आयरिश गर्ल जो एलिजाबेथ थी जिसको ये प्रेम करते थे, उसी के बारे में लिखा हुआ था कहानियां पूरी। सर फिलिप सिडनी वोट अ सोनेट सीरीज एड्रेस टू हिज बिलवेड। देखो क्वेश्चन आ गया कि अपने प्रेमिका के बारे में उन्होंने एक लिखा हुआ था, वो कौन सा था, वो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला था, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा हुआ था, वो कौन सा था। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है रिवर डेडन सोनेट, रिवर डेडन सोनेट जो दिया है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। हाउस ऑफ लाइफ जो दिया है ये डेंते गैब्रियल रोसेटी का है, डेंते गैब्रियल रोसेटी के बारे में है। मॉडर्न लव, याद रखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
अभी बाद में भी आएगा। मॉडर्न लव जो है ये जॉर्ज मेरेडिथ का है। मॉडर्न लव किसका है? जॉर्ज मेरेडिथ का है। सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज, ये सोनेट फ्रॉम जो पुर्तगीज है ये 44 सोनेट इसमें है। सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज में 44 सोनेट है। यही एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। इनको हम लोग मिसेस ब्राउनिंग भी बोलते हैं। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें आपको अभी भी जीवित होना चाहिए था। हु रोट दिस, इसको किसने लिखा हुआ था? तो इसको किसने लिखा हुआ था? सिंपल सी बात है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर मेरी कहीं गलती हो गई होगी। एक क्वेश्चन पीछे वाले में थोड़ा मैंने शायद कुछ गलत उसमें बता दिया रहा होगा, जहाँ पर सर फिलिप सिडनी की डेथ के बारे में कौन सा वर्क लिखा गया है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। सही ऑप्शन सही था, मैंने बताया। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु रोट दिस, किसने इसको लिखा हुआ था? इसको लिखा हुआ किसने था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। वर्ड्सवर्थ की एक पोयम आई हुई थी लंदन, लंदन 1802, उसके उन्होंने वेरी ओपनिंग लाइन में ही लिख दिया था वर्ड्सवर्थ ने, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। और इसमें एक और बहुत ही फेमस लाइन आई थी जिसको हमेशा आप याद रखिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा या एक ही लाइन से भी काम चला लीजिए। दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, किसने लिखा हुआ था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। किसके बारे में लिखा था? मिल्टन के बारे में। पोएम का नाम क्या था? लंदन 1802। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट इज इंटाइटल्ड टॉटल्स मिसलनी। याद रखिएगा, टॉटल्स मिसलनी जो था एक तरह से ये सोनेट का एक सीक्वेंस था, एक कलेक्शन था। ये कलेक्शन था किसका? ये कलेक्शन सर थॉमस वयाट, हेनरी हावर्ड एंड निकोलस ग्रेमाल्ड का था। 3 नाम आएंगे, याद रखिएगा। टोटल मिसलेनी सोनेट जो था ये कंट्रीब्यूशन था, उसमें से जो मेन नाम आया था उसमें थॉमस वयाट, हेनरी हावर्ड एंड निकोलस ग्रेमाल्ड, इन तीनों का सोनेट था। वर्क का उन्हीं कलेक्शन एक साथ में पब्लिश हुआ था, इसीलिए इसको कहा गया है मिसलेनी। अच्छा, टोटल मिसलेनी ये क्यों भाई? इसका मतलब तो व्याट का मिसलेनी होना चाहिए, व्याट या 3 राइटर हैं मेन तो उनके होना चाहिए। नहीं, जो उस समय एडिटर था जिसने इसको पब्लिश किया था, उस एडिटर का नाम ही था रिचर्ड टॉटल। रिचर्ड टॉटल, तो रिचर्ड टॉटल के नाम पर ही इन्होंने बना दिया टॉटल्स मिसलेनी। कब आया था? 1557 में, याद रखिएगा। Others avoid our question, the word free, whom does thou refer here? देखिए, others avoid our question, the word free, ये लाइन किसकी दी गई है? एर्नॉल्ड की लाइन दी गई है। एर्नॉल्ड ने किसके बारे में कहा हुआ है? सभी लोग जानते हैं, कुछ करना हमको नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स देने का प्रयास किए। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर नंबर लिख जरूर दीजिएगा। यहाँ पर दाव किसके बारे में? सभी लोग जानते हैं, मुझे मालूम है। 25, हु हैज रिटन द सोनेट इफ दाउ मस्ट लव मी? इफ दाउ मस्ट लव मी जो लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेस ब्राउनिंग। ये एक तरह से लव पोयम है, एक तरह से सोनेट जो है ये प्रेम के बारे में, उनका प्रेम दिखाया गया, किस तरह से उन्होंने अपने रिप्रेजेंट करने का एक प्रयास किया हुआ है। इनका 1-2 सोनेट और भी विशेष महत्वपूर्ण था, उसमें था सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज 1850 लव सोनेट था। अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज 1850, ये भी इन्हीं का ही था। और इनका एक और फेमस वर्क आया हुआ था जो नॉवेल था, वर्स फॉर्म में लिखा था, जिसका नाम था अरोरा। अरोरा AURORA, ये 1856 में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ? जॉर्ज मेरेडिथ ने जो लिखा हुआ था कलेक्शन क्या था? अभी मैंने बताया था इसके पहले, मॉडर्न लव। मॉडर्न लव जो था ये किसका था? जॉर्ज मेरेडिथ का था। इनका एक दूसरा भी वर्क बहुत महत्वपूर्ण है जॉर्ज मेरेडिथ का, जो एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ हेनरी रिचमंड 1871 में आया हुआ था। द एडवेंचर्स ऑफ हेनरी रिचमंड। मॉडर्न लव तो साथ में है ही, और भी कौन कौन है देखिए। शेलिया जो है ये है बैरन ब्रूक का है, महत्वपूर्ण बहुत नहीं, फिर भी याद रखिएगा, बैरन ब्रूक का है। हाउस ऑफ लाइफ मैंने पहले बताया था, डीजे रोसुटी का है। और हॉली सोनेट्स, हॉली सोनेट्स तो जॉन डंजी का है, सभी को मालूम होगा। स्पेंसर एमरोटी इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट एड्रेस टू, दे आ गया क्वेश्चन, मैंने कितनी बार आपको बताया था, स्पेंसर के एमरोटी जो है ये एक सोनेट है, किसको एड्रेस किया गया है? याद रखिए वो एलिजाबेथ थी, ना कि क्वीन एलिजाबेथ। देखिए यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ दिया गया है, और एक दूसरा है हिज ब्राइड,
दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। आप कहेंगे ब्राइड है कि एलिजाबेथ है। देखिए एलिजाबेथ तो थी, अगर केवल ये लिखा जाता एलिजाबेथ हिज ब्राइड तो ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप क्या बोलिएगा, उसको हिज ब्राइड ही बोलिएगा, क्वीन एलिजाबेथ ना बोलिएगा। नाम एलिजाबेथ था बट शी वाज एन आयरिश गर्ल, कॉमन गर्ल। 28 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी पर्सन, दैट इज चीयरफुल मैन। और दूसरा एक वर्ड और भी होता है एल एलेग्रो के बाद एल पेंसरोसो, जिसका मतलब होता है एक सीरियस पर्सन। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, हु इज द लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर कौन है, ध्यान रखिएगा, ये मैथ्यू अर्नल्ड जी की पोयम आई हुई, सॉरी रॉबर्ट ब्राउनिंग जी की एक पोयम आई हुई थी, जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखा हुआ था। पोयम किसकी थी, ब्राउनिंग की थी। तो ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लिखा हुआ था। क्यों, देखिए ध्यान से कि वर्ड्सवर्थ के पास कुछ रीजन थे, मैं उसमें से एक बताता हूँ रीजन, जो W.J. लॉन्ग बताएगा आपको। उनका एक रीजन था कि विलियम वर्ड्सवर्थ तो पोएम्स लिख रहे थे, लेकिन बहुत फायदा उनको नहीं हो रहा था। तो पैसे उनके पास बहुत ही कम थे, सोशल लाइफ में बहुत ही उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। उन्हें सोचा क्यों ना, जब मैं इतना अच्छा लिख रहा हूँ कि मैं सरकार के पक्ष में चला जाऊँ, दैट इज टोरी पार्टी। तो उन्होंने कहा मैं टोरी विक से टोरी बन जाता हूँ। तो टोरी वाली पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने इस वाले पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। जब इस वाले पार्टी को छोड़ दिया तो उनको पहले क्या बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प। जब टोरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको जो एक उपलब्धि मिल गई, सरकार में आ गए तो फेवर में आ गए। फेवर में आने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प बनाया गया, और बाद में आगे चलने के बाद उनको पोएट लॉरेट बना दिया गया। और इससे खफा हो गए ब्राउनिंग साहब। इसमें क्या हो जाते हैं, ब्राउनिंग साहब खफा हो गए, अरे ये कैसे हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, ये तो हमारी पूरी यही मंडली छोड़ दी उन्होंने। तो नाराजगी में उन्होंने क्या किया था, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सैनड लिखा हुआ था, ये पोएम लिखा हुआ था। किसने लिखा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने विक पार्टी को छोड़ करके टोरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और क्यों, केवल पैसे के लिए और प्रसिद्धि के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा था। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। ध्यान रखिएगा, ये पोएम बड़ी सिंपल सी है, पीबी शैली का है। पीबी शैली का एक पोएम आया था आ लैमेंट। शैली का पोएम क्या है, आ लैमेंट। उसी की ये पहली लाइन है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। कभी कभार फिगर ऑफ स्पीच में आता है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। सब लोग जानते हैं ये ऑन इन ब्लाइंडनेस की लाइन है। किसने लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन ने। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। देखिए जॉर्ज मेरेडिथ की सोनेट कलेक्शन क्या था, अभी अभी इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट टेक्स्ट होगा, उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। हम वहाँ पर आपको क्वेश्चन पुटअप कराएंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको और अच्छे ढंग से प्रदान करने का एक प्रयास करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल।